प्रसाद माथुर। शब्दार्थ की हम बात करें, हालांकि बहुत सारे शब्दार्थ हैं लेकिन हमने कुछ चुनिंदा इसमें लिख पाए हैं, बाकी के आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं। पहला जो शब्दार्थ है वो है मामूली, का मतलब होता है साधारण, और महाशय का मतलब कोई सम्मानित प्रसन्न होता है ना, एक पुरुष होता है सम्मानित, जो हमारे लिए बड़े हो सकते हैं या कोई बड़े पढ़े लिखे हो सकते हैं या कोई एक ऐसा सम्मान जिसके प्रति हम दे सकते हैं, वो सम्मानित पुरुष होता है ना, उसको हम महाशय बोल सकते हैं। कद यानी लंबाई होता है, जतन यानी प्रयत्न होता है, लाडली का मतलब प्यारी होता है, कामिल का मतलब होता है शिक्षा, दखियानुसी का मतलब विवेकहीन, जो समझ से परे हो या सुनी सुनाई चीज हो उसको विवेकहीन बोलते हैं। हजम का मतलब बच्चों होता है पचाना, काबिल यानी योग्य, मापे का मतलब अनुसार, स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्तर, मेहरबानी यानी दया, जायचा का मतलब होता है जन्म पत्री, तल्लीनता का मतलब लगन, और रस्म का मतलब होता है रिवाज। आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ के बारे में। मैं मोटी मोटी बातें आपको इस पाठ में से बता देता हूँ। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति आज जो रूढ़िवादिता है या रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर गहरा प्रहार किया है, यानी गहरी चोट उन्होंने लगाई है। लेखक ने दिखाया कि शिक्षा से स्त्रियों में आत्मविश्वास और साहस की सृष्टि होती है और वे अपने सामाजिक दायित्व को भली प्रकार से निभाती है। बाबू स्वरूप एकांकी के आरंभ में क्या होता है कि एक गृहस्वामी होता है, एक घर का मालिक होता है जिसका नाम होता है बाबू स्वरूप। वो अपने नौकर के साथ एक कमरे में एक तख्त पर बिछा रहे हैं कोई, और उसके ऊपर बिछाने के लिए दरी और नई धुली हुई चादर नौकर से मंगवाते हैं। नौकर भूल करके मालकिन प्रेमा से धोती मांग लाता है, और तो वे दोनों ही अपने कमरे में साथ आते हैं। रामस्वरूप नौकर को डांटता है। प्रेमा के कहने पर नौकर अंदर से धुली हुई चादर लाता है। अब प्रेमा से क्या बातचीत होती है? प्रेमा बताती है कि उनके पुत्री को कुछ सुनती ही नहीं है, उसको अधिक लिखाने और पढ़ाने का नतीजा ये है कि आज वो हमारी बात सुनती नहीं है। लड़की चाहे कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के कोई नहीं पूछता। उनकी बेटी को तो ऑर्डर से जन्म से नफरत है, उसे इंटरेस्ट तक ही पढ़ाते तो ठीक रहता है। रामस्वरूप तुरंत प्रेमा को रोकते, लड़की की पढ़ाई लिखाई का जिक्र नहीं करना चाहिए। लड़की के पिता गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। लड़का बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर शादी पढ़ी लिखी लड़की से करना नहीं चाहता है। दोनों ही दकियानुसी ख्यालात के। प्रेमा बताती है कि नाश्ता तैयार हो गया है, दो ही तो लोग हैं, मिठाई नमकीन फल सब रखे हैं, चाय और टोस्ट भी रखे हैं, मक्खन मंगाना बाकी। रामस्वरूप मक्खन लाने के लिए नौकर से कहते हैं, तख्त पर दरी और चादर बिछाते हैं तथा हारमोनियम उठा करके रखते हैं। अब मेहमानों का स्वागत वो किस प्रकार करते हैं? किवाड़ पर दस्तक होती है, रामस्वरूप आइए आइए कहकर गोपाल प्रसाद तथा उनके पुत्र शंकर का स्वागत करते हैं। गोपाल प्रसाद चतुर और फितरती है ना? फितरती का मतलब उसकी अलग सी फितरत है। शंकर खीस निपोड़ने वाला नौजवान है, उसकी झुकी कमर उसकी खासियत है। कुछ देर तक रामस्वरूप और गोपाल में ठुकर सुहाती का मतलब होता है बच्चों औपचारिकता, औपचारिक बातचीत करते हैं ना अपन, ऐसी बातें होती है। रामस्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि कोर्स पूरा होने में साल भर बचा है। इन लड़कों को इसी उम्र में बीमारियां सताती हैं। अभी अपनी उम्र में स्कूल के बाद दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, 4 पैसे की ढेर सारी बालाई आती थी, 2 आने की हजम करने की ताकत थी उनमें। तब हॉकी क्रिकेट आदि खेल भी नहीं होते थे, परंतु मजाल की कोई कह दे कि लड़का कमज़ोर था और पढ़ाई तो वाह 12-12 घंटे करते थे। उस ज़माने की मैट्रिक भी
यानी मैट्रिक के जो पास होते थे वो भी फराटेदार इंग्लिश बोलते थे। आजकल का एमए पास भी वैसा नहीं कर सकता है। उसके बाद में वो चाय नाश्ता करते हैं। तो ये कहे गोपाल प्रसाद कहते हैं अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। बिजनेस का नाम सुन करके रामचंद्र बड़ा चौंक गया। फिर समझ गए कि उसने नाश्ता करने का आग्रह करते हैं। ये नाश्ता लाने अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं मकान से ऐसे तो ठीक लगती है लेकिन देखें लड़की कैसी है, ब्याह करके आए तो झुक करके नहीं सीधे बैठ करके बैठो। गोपाल प्रसाद बताते यदि चाय में चीनी अधिक करते हैं। शंकर कहता है सरकार चीनी ज़्यादा लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। गोपाल प्रसाद मजाक करते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए और हर औरत को अपने स्टैंडर्ड के अनुसार उस पर टैक्स लगा देना चाहिए। इस प्रकार की वो क्या करते हैं, हंसी मजाक उनमें चलती रहती है। चलते चलते फिर शादी की और खूबसूरती की बात आ जाती है। बच्चों शंकर रामचंद्र शंकर से पूछते हैं शादी करने से खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में टोकता है और कहता है लड़की का खूबसूरत होना निहायती है, चाहे वो पाउडर लगाए या नहीं लगाए। घर की औरतें बिना इसके राजी नहीं होती। फिर पूछते हैं आपकी लड़की तो ठीक है। रामचंद्र विश्वास दिलाते हैं। गोपाल प्रसाद इसके बाद लड़की देखने के काम को रस्म अदायगी बताते हैं। फिर वह जन्मपत्री मिलाने के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार रामचंद्र के बारे में उनका विश्वास है यानी आश्वस्त हो जाता है। फिर लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में वो बात करते हैं। तो गोपाल प्रसाद की लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते और बताते हैं कि उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब को रखनी नहीं है, हद से हद मैट्रिक पास हो। शंकर अपने पिता का समर्थन करता है, कोई नौकरी तो करा नहीं हमें। गोपाल प्रसाद बताते हैं कुछ बेवकूफ़ लोग उनसे कहते हैं कि अपनी BA MA लड़कों के लिए बहुत ग्रेजुएट ही लीजिए। पढ़ना और काबिल होना मर्दों का काम है। औरतें ही पढ़ेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। कुछ ऐसी बातें सिर्फ मर्दों के लिए होती है। ऊंची तालीम उनमें से एक है। उमा आ जाती है, उमा का प्रवेश होता है। नाश्ता समाप्त होने पर रामचंद्र अंदर से दरवाजे की ओर जोर जोर से पुकार करके पान लाने के लिए कहते हैं। सादगी के कपड़ों में उमा पान की तस्तरी लेकर के कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसको देखते हैं। उनकी आंखों पर सोने के प्रेम वाला चश्मा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रामस्वरूप सफाई देते हैं कि पिछले महीने आंख दुखने के कारण एक दिन के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा था, कहीं इसका कारण पढ़ाई तो नहीं। गोपाल प्रसाद के संदेह का निवारण करते हुए रामस्वरूप कहते हैं कि चाल में कुछ खराबी नहीं है, चेहरे की छवि ठीक है। फिर उमा से पूछते कि उसने कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप उमा से सितार पर गाना सुनाने के लिए कहते हैं। उमा सितार पर मीरा का पद गाना शुरू करती है। उनका स्वर अच्छा है। गोपाल प्रसाद उसके गाने से संतुष्ट होते हैं। उमा अंदर जाने को पूछते हैं कि वे उसको रोक कर पूछते हैं कि उसने पेंटिंग सीखी है क्या। रामस्वरूप कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए बताते हैं। सिलाई के बारे में पूछने पर भी रामस्वरूप ही बताते हैं कि उमा घर की सारी सिलाई करना जानती है। तब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि उसने कुछ इनाम जीते या नहीं जीते। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप बताते हैं कि लड़की शर्माती है। गोपाल प्रसाद रुखी आवाज में कहते हैं कुछ इसको भी तो मुंह से बोलने दो। रामस्वरूप उमा के उत्तर देने को कहता है। अब उमा का उत्तर सुनिए बच्चों। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी। मेज कुर्सी बिकती है तो दुकानदार उन्हें ग्राहक को दिखा देता है। ग्राहक मेज कुर्सी से नहीं पूछता है कि क्या गारंटी है, कितने साल चलेगी, कैसी है, पसंद आ गई तो ठीक, वरना तो। रामस्वरूप उमा को रोकना चाहते हैं परंतु वो रुकती नहीं। आगे कहती है क्या लड़कियों में दिल नहीं होता। वे मास्टर मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे पूछे क्या लड़कियां भेड़ बकरियां होती है जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद आओ को बेइज्जत करने के लिए बुलाया हमको। उमा तो तेज आवाज में कर रहे थे आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे थे, हमारी बेइज्जती नहीं होती है। पूछे अपने इन साहबजादे से कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे, वहाँ से उनको किस तरह भगाया गया था। बाप बेटे का जाना। इस प्रकार वो
दबाव होकर के लड़की बोलती है कि आप यहाँ सगाई करने आए हैं, संबंध करने आए हैं, न कि आप किसी लड़की का मोल भाव करने हैं। बाप बेटे का जाना। शंकर अपने पिता से वहाँ से चलने की बात कहता है, क्योंकि शंकर की पोल है जो उमा ने खोल दी थी। गोपाल प्रसाद हॉस्टल की बात सुनकर के उमा से पूछते हैं कि क्या वह कॉलेज में पढ़ी? उमा बताती है कि उसने BA पास किया, कोई पाप या चोरी नहीं किए, उसे अपने सम्मान का ख्याल रहा है। अपने बेटे की तरह उसने ताक से हक नहीं की। उनका बेटा तो नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। तब गोपाल प्रसाद रामचंद्र पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं उनकी लड़की BA पास है, उन्होंने तो सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी हुई बताया था। तब वह छड़ी उठा करके दरवाजे से बाहर जाने के लिए बढ़ते। उमा उनसे कहती कि वह घर जाकर के पता लगाए कि उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, यानी बैकबोन पीछे वाले। गोपाल प्रसाद के चेहरे में बेबसी, गुस्सा और शंकर के चेहरे पर हुआ सा लगता है। वे जाते हैं, रामचंद्र कुर्सी में बैठ जाता है, उमा चुप हो जाती है और रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा भी मानती है। रतन मक्खन लेकर आता है, सब रतन की ओर देखते हैं। इस तरह रीढ़ की हड्डी का एकांत हो जाता है। तो बच्चों, आज के परिवेश में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लड़कियों को देखने आते ना, तो 50 तरह के उनसे सवाल किए जाते थे। क्योंकि लड़कियां क्या होती थी, अपने माँ बाप के प्रति मतलब वो इज्जत रखने वाली होती थी। लेकिन आज के परिवेश में आपको बता दूं कि क्या लड़कों को ही हक है क्या लड़कियों के बारे में पूछने की? लड़की को हक नहीं है क्या कि लड़का क्या करता है, कैसा है, उसका मतलब मिजाज कैसा है, उसकी चाल चलन कैसा है? तो इस प्रकार आज की नारियों को, आज की लड़कियों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, सख्त नारी है। तो एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी पहचान करके ही संबंध करनी चाहिए। तो इसमें नारी पे हो रहे अत्याचारों पर कटाक्ष किया गया बच्चों। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़की भी तो एक इंसान होती है, उसका तोल मोल या भाव नहीं करना चाहिए, वो कोई वस्तु नहीं। और इसके लिए मैं लड़कियों को ये कहूँगा कि वो भी मजबूत बने। आज एक लड़के से रिश्ता टूटता है तो क्या उसका जीवन बर्बाद थोड़ी हो जाता है? मैत्री सरस्वती ग्रुप ने कहा, चंद खिलौनों के खोने से जीवन नहीं मरा करता है। खिलौने टूटने से क्या अपना बचपन मर जाता है क्या? जीवन मर जाता है क्या? बचपन वैसा का वैसा रहता है। एक खिलौना टूटता है, दूसरा उससे बढ़िया आता है। तो संबंध के बारे में हमें कतई नहीं घबराना है, हमें देख परख के और अपना संबंध करना है। तो ये रीढ़ की हड्डी पाठ से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों। इसके एक दो सवाल मैं आपको दिए देता हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए बच्चों। ये 2 प्रश्न आपको करके करने हैं, ठीक है ना? अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।